बोलो। हमें परेशानी यूँ है, हमने पैसा मेहनत करके लिया है, हमने बड़ी पूरी थी, वो करेली वो पूरी वो करी। क्या काम करती है? घर काम करती। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तुगलकी फैसले की वजह से पूरे शहर में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। इस पूरे माहौल में खास तौर से फतेहवाड़ी के लोगों की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि जब वो अपने सपने के आशियाने में सोते हैं और सुबह कामकाज के लिए उठते हैं, लेकिन उससे पहले उनके घर को तोड़ने के लिए बुलडोजर पहुंच जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कॉरपोरेशन जब इस कार्रवाई को करती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर ये कार्रवाई पहले की जाती, जब इस मकान की नींव डाली जाती है तभी की जाती, तब अगर ये कार्रवाई होती तो ना तो कोई बिल्डर इसे बना पाता, ना बेच पाता, और ना जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो खरीद पाते और इस मकान में वो अपने सपने देख सकते। लेकिन कार्रवाई के बाद सवाल उठना लाजमी है। इस वक्त हमारे साथ में कौसर अली सैयद हैं। कौसर अली सैयद के बारे में कहा जाता है कि सरखेज जूहापुरा की कई कॉलोनियों को उन्होंने बचाया है। उनको कई बार सरकार की तरफ से नोटिस दी गई थी, लेकिन उनके पीड़ितों ने कौसर अली सैयद से संपर्क किया और उसके बाद में एक जन आंदोलन इन्होंने तैयार किया और वो कॉलोनियां आज भी मौजूद है। कौसर अली सैयद एक लंबे वक्त तक हमारी आवाज संस्था से जुड़े हुए थे और वो कांग्रेस के गुजरात के जो उपाध्यक्ष हैं जिग्नेश मेवाणी, उनके खास दोस्त भी हैं और वो ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले में जिग्नेश मेवाणी को भी जो मौके पर पीड़ित हैं उनसे मिलवाया जाए और मेवाणी किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं, हल करते हैं, उसके बारे में चर्चा की जाए। हमारे साथ कौसर अली है, उन्हीं से बातचीत करते हैं और शुरुआत करते हैं। कौसर भाई, ये बताइए कि इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? हाल फिलहाल में 2018-19 में इस तरह से डिमोलिशन का, डिस्प्लेस करने का एक मुहिम कॉरपोरेशन ने चलाया था, उसी तरह से अभी 2023 और 24 में एक कैंपेन कॉरपोरेशन के द्वारा चल रहा है। मैं इसको हिंदू मुसलमान के नजरिए से नहीं देखता हूं। ये एक क्लास की एक लड़ाई है। जब तक मार्जिनाइज लोग जो हैंड टू माउथ हैं अपना जन आंदोलन नहीं करते, तब तक ये अपनी परिस्थिति को बदल नहीं सकते। आपने बताया कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, असल में मैं बताऊं कि जितने मकान टूटते हैं, जहां कम पढ़े लिखे लोग हैं वही आश्वासन करते हैं, वही एक रजिस्टेंस पैदा करते हैं इस नाइंसाफी के खिलाफ। पढ़े लिखे और पैसे वाले लोग तो अपने ककून में बैठे होते हैं। ज्यादातर लोग अपने कंक्रीट की गुफाओं में बैठकर नाइंसाफी का जो पूरा फिल्म होता है उसको देखते रहते हैं, तमाशा देखते हैं, और एक का टूटता है तो दूसरा खामोश रहता है, फिर उसकी बारी आती है और इस तरह से एक एक करके सारे लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है। लेकिन हादी नगर में जब आप हमको ले गए थे, वहां पर हमने देखा कि लोग घरों में काम करते हैं, लोग कोई ऑटो रिक्शा चलाते हैं, छूटक मजदूरी का काम करते हैं। ऐसे लोगों ने 6.5 लाख रुपए में एक आशियाना खरीदा और आज 4 अक्टूबर के दिन मामलतदार ऑफिस से उनको नोटिस आ गया, उनको डिस्प्लेस करने का एक फरमान उनके घरों पे लगा दिया। हम इसको एक नाइंसाफी की तरह देखते हैं और हमने वहां जाकर उनकी बातों को सुना, काफी लोग रोए। लेकिन हमको अफसोस इस बात का है कि जो मुसलमानों का ठेका लेके बैठे हैं वो कहां पर हैं। लेकिन आज हमको ऐसा लगता है कि सारी संगठन जो है वो डॉर्मेट हो गए हैं। वो भूल गए हैं कि जब मुसलमानों पे कोई आफत आती है तो एक आंदोलन कैसे खड़ा किया जाए, उसका काम उनको करना था, वो नाकामयाब रहे। इसीलिए पूरे देश में एक क्लास वॉर की तरह जो पैसे वाले लोग हैं, जो गरीबों को डिस्प्लेस करना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो,
वो मुसलमानों की लड़ाई तो लड़नी चाहिए इन लोगों को। जो गैर मुस्लिम है वो तो संगठन होकर उसकी लड़ाई को लड़कर उनके जगहों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान क्या कर रहे हैं? नहीं, सवाल तो ये उठता है कि अगर गरीब हैं तो क्यों उन्होंने मकान खरीदे, और जब उनको मालूम है कि भाई ये अवैध कॉलोनियां है या अवैध जगह पे मकान बने हुए हैं, तो इतना तो जानबूझ के उनको मकान लेना चाहिए, तभी तो उनके इंसाफ की बात हो सकती है। अहमदाबाद में एक मकान लेना एक आम आदमी जो महीने 50,000 कमाता है उसके भी सपना है, क्योंकि आज 2 BHK फ्लैट अगर उसको टाइटल क्लियर मकान खरीदना है तो कम से कम 50 लाख रुपए उसको खर्च करना पड़ेगा। अगर कोई जगह है उसको NA कराना, उसको प्लान पास करवाना, उसके TP में जगह छोड़ना, ये सब कराने से तो उसकी कीमत 50 लाख हो जाएगी, कोई आदमी ले नहीं पाएगा। इसलिए क्योंकि आर्टिकल 21 में कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू शेल्टर का प्रावधान किया गया, लेकिन सरकारें ऐसी आती हैं जो अदानी और अंबानी के तलवे चाटने वाली सरकार है, कोई भी हो तो वो उनके हितों की रक्षा करते हैं। अब रिवर फ्रंट में बहुत बड़ा हिस्सा अदानी को दिया जाता है। अभी गांधी आश्रम के अंदर 12,500 करोड़ खर्च करके वहां पर रंग रोगान करके अपना बहुत बड़ा ताइफा करना चाहती है सरकार, लेकिन वहां पर रहने वाले लोगों को डिस्प्लेस किया। आश्रम को बड़ा बनाने के लिए उनको 1.5 करोड़ रुपए एक मकान का दिया गया। तो जब उनको विकास करना हो या कोई धन पशुओं को जगह अलॉट करनी होती है, तब वो उनको जहां गरीब बस्ती है उसको उनको वड़तर देकर, उनको मुआवजा देकर, उनको या फिर उनको दूसरी जगह देकर उनको बसाया जाता है। जैसे रिवर फ्रंट का ब्यूटिफिकेशन करना था, तब वहां के रहने वाले झुग्गी वालों को अलग अलग जगह पर 13,000 लोगों को मकान दिए गए। लेकिन जहां पर जुहापुरा, फतेहवाड़ी, नारोल, चांदखेड़ा, यहां पर जो लोअर कास्ट की पब्लिक रहती है, जहां मुस्लिम की पब्लिक रहती है, वहां पर उसका सफाई करके उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। इसलिए ये हिंदू बनाम मुस्लिम तो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, लेकिन ये सही में मूढ़ीवादी और एक क्लास की तरह इसको देखने की जरूरत है। और इन सब चीजों को रोकने के लिए जब तक सारे संगठन जो डॉर्मेट हो गए हैं वो अपनी नींद से जागेंगे, तभी लोगों में जागरूकता आएगी और उसके खिलाफ एक मुहिम चला पाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई जो बिल्डर है फतेहवाड़ी के या जुहापुरा के या सरखेज के, जिसे मुस्लिमों की सबसे बड़ी आबादी वाला इलाका माना जाता है, वहाँ के बिल्डर ही अगर लीगल चीजें बनाए तो जाहिर सी बात है कि लोग धोखाधड़ी में फंसेंगे ही नहीं। तो बिल्डरों को ही चाहिए कि वो लीगल चीज बनाए, इलीगल चीजें ना बनाए, ताकि लोग अपना जो मेहनत का खून पसीने का पैसा है वो लगाते हैं, फिर टूट जाता है तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। अब जुहापुरा में और सरखेज मिला के 7 लाख से ज्यादा की मुस्लिम आबादी है। कॉरपोरेशन का 5,000 करोड़ से ज्यादा का अगर 10 साल का देखा जाए 50,000 करोड़ का बजट निकलता है, लेकिन उस प्रपोर्शनेट में मुस्लिम आबादी यहाँ अहमदाबाद की जितनी है उसमें 10% आबादी सिर्फ मुसलमानों की जुहापुरा सरखेज में रहती है। लेकिन क्या बजट का 10% भी इस एरिया के लिए खर्च किया जाता है? नहीं किया जाता। वजह यह है कि आपने अपने लीडर कैसे चुने हैं। क्या वो आपके हक की बात कर पा रहे हैं? क्या वो आपका हक दिला पा रहे हैं? ये हो नहीं पा रहा। इसलिए हम पूरी कम्युनिटी को सोचना पड़ेगा कि हमको क्या करना चाहिए। जब तक हम वो चीज नहीं करेंगे, अच्छे लोग राजनीति में या पत्रकारिता में या सामाजिक आंदोलनों में एक्टिविस्ट लोग नहीं पैदा होंगे, तब तक मुसलमानों की जो परिस्थिति है वो बदलेगी नहीं। और दूसरा, अगर जुहापुरा सरखेज के बीच में एक पॉइंट बना दिया जाए तो वो 1.5 करोड़ का रेडियस बनेगा। तो 1.5 करोड़ किलोमीटर के अंदर 7 लाख की आबादी रहती है। और देखो, इस कॉरपोरेशन की नाइंसाफी का दूसरा आपको पॉइंट बताता हूं कि मुसलमानों की आबादी इस एरिया में ना बढ़े, इसके लिए जानबूझकर इसमें आसान धारा लागू किया गया, ताकि ग्रीन बेल्ट भी है और दूसरा ग्रीन बेल्ट भी है, ताकि ग्रीन बेल्ट तो मुझे लगता है कि क्लास का एंगल है उसमें। पहले आसान धारा की बात करते हैं। आसान धारा
एक मुस्लिम बस्ती में मुस्लिम की जगह पर मुस्लिम खरीदेगा, वहां आसान धारा लगा के कोई मतलब नहीं है। और हिंदू के एरिया में मुस्लिम मकान ना ले सके और मुस्लिम लोगों के यहाँ पे हिंदू मकान ना ले सके, एक फेक नैरेटिव बनाने के लिए कि हिंदुओं को मुसलमानों के बारे में पता ना हो और मुसलमानों को हिंदुओं के बारे में पता ना हो, एक बहुत बड़ी साजिश पिछले 20-25 सालों में गुजरात की बनी है। और इस मॉडल को ये यूपी में भी ले गए, जहां पर हिंदू मुस्लिम साझा संस्कृति की जो बातें होती थी वहां पर भी अब गेटवाइजेशन हो रहा है मुसलमानों का। तो ये बहुत सारे सवालों को एड्रेस करने के लिए एक फ्रेश आइडिया की जरूरत है और एग्रेसिवली इस नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने की हमको बहुत जरूरत है। अगर ये नहीं किया तो हम ऐसे ही आगे 10, 15 साल, 20 सालों में बर्बाद होते जाएंगे। और दूसरा, ग्रीन बेल्ट की जो बात है ना, ये कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बिल्डर हो, बड़े बड़े धनपशु लोग हों, अभी ये क्या कर रहे हैं, जब तक नरीमनपुरा या जोगीतपुरा, ये सब एरिया जो मुस्लिम आबादी के गांव हैं, उस गांव के उस पूरे एरिया में अगर मुसलमान बसता है तो अच्छा एरिया, अच्छी एम्यूनिटीज, अच्छे रोड्स, अच्छे गार्डन, अच्छे मैदान, सब कुछ मिल सकते हैं। लेकिन ये अभी हो क्या रहा है, जो लैंड बैंक है किसानों के पास से पैसे वाले कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के नेता हो, ये सारे कवर कर रहे हैं। जिस दिन इन पॉलिसी मेकर के पास ये सारी जगहें आ जाएंगी, बड़े बड़े नेताओं के पास, और किसान का माल खाली हो जाएगा, तब ये ग्रीन बेल्ट हटाकर 5,000 का माल 5 लाख रुपए में बेचेंगे। और ये गुनाह कर रहे हैं, ये जानबूझकर ये नेताएं लोग अपना जमीन वहां पर बसाने की कोशिश कर रहे हैं किसानों से सस्ते दामों में जमीन लेकर, क्योंकि जब तक ग्रीन बेल्ट हटेगा नहीं, किसानों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि मतलब ग्रीन बेल्ट और आसान धारा एक साजिश के तहत लागू किया? जी, आसान धारा तो मुसलमानों की जो डेमोग्राफी है उसको रोकने के लिए, क्योंकि जो गांव से मुसलमान आएगा तो वो कौन सी जगह पर रहेगा, जैसे उत्तर गुजरात से या फिर सौराष्ट्र से जो माइग्रेशन हो रहा है मुसलमानों का शहर की तरफ, अहमदाबाद की तरफ, तो वो सबसे पहला ऑप्शन उसके लिए जुहापुरा है। आज जुहापुरा की जमीन सैटेलाइट की जमीन के भाव के बराबर है। जिस जगह पर हम बैठे हैं उस जगह पर ऑफिस का रेट 20 लाख रुपए है। इतनी ही जगह अगर जुहापुरा सरखेज एरिया में है तो ये 40 लाख रुपए की होगी। तो आपको ये समझना होगा, इसमें पॉलिटिशियंस का, बिल्डर्स का, कॉन्ट्रैक्टर का फायदा है। क्योंकि ये क्या है, एक दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं कि आज से पहले हम बोलते थे कि शराब इतनी आसानी से मिल रहा है, नशीले पदार्थ इतने आसानी से मिल रहे हैं, तो वहां का पुलिस इंस्पेक्टर जो होगा, कांस्टेबल होगा, वहीवटदार होगा, वहां का कमिश्नर होगा, वहां का पॉलिटिशियंस होगा, वहां के काउंसिलर से लेके एमएलए एमपी तक उस गोरख धंधे का पैसा हफ्ते के तौर पे उसको जाता है, तभी इतना खुलेआम चीजें मिलती हैं। तो ये अवैध काम के अंदर हफ्ता वसूली करते हैं। या रेवेन्यू में भी सेम उसी टाइप का है। रेवेन्यू में अर्बन एरिया में होगा तो एस्टेट डिपार्टमेंट का अधिकारी होगा, अगर रूरल एरिया होगा तो वहां मामलतदार होगा, कलेक्टर होगा। तो ये सारे मलाईदार पोजीशन में पैसा कमाने का एक बहुत बड़ी दुकान है ये। और आप देखो, अगर लीगल मकान बनेंगे या लीगली सब कुछ चलेगा, आसानी से सब कुछ, सारे पेपर्स हो जाएंगे, कोई फाइल रखेगा एस्टेट डिपार्टमेंट में या टीपी के उसमें, अगर फाइल आसानी से पास हो जाएगी और सस्ते दामों में घर लोगों को मिलने लगेंगे, तो कोई मामलतदार भी नहीं बनेगा, ना कोई कलेक्टर बनेगा। क्योंकि कलेक्टर को हर महीने सरकार में पैसा भेजना होता है। जिस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट गांधीनगर में नेताओं को पैसे भेजती है, इस तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग भी पैसे भेजते हैं। तभी यहां से खेल शुरू होता है। इसलिए एरिया को इतना कॉन्फ्लिक्ट वाला बना दो ताकि लोग है ना, उनकी डिमांड हो, क्योंकि मकान की डिमांड तो ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। तो अब क्या होगा, पुरानी सरहद की जमीन है, नई सरहद की जमीन है, या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है जगह के अंदर, तो वो जगह किसान के हाथों लिखा लेते हैं और उस पर कंस्ट्रक्शन बना के। जी, जैसे एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं कि कोई जगह है, डिस्प्यूटेड लैंड है, किसान उस पर कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसमें सरकार दाखिल हो जाती है, या फिर वो उसके वारसदार 2-3 लोगों को जमीन बेच देते हैं। तो जो दबंग टाइप का आदमी होता है उस जमीन पे कब्जा करता है
उस पे छोटे छोटे मकान बनाकर 6 लाख से लेके 20 लाख तक का जमीन, वो मकान जैसी फैसिलिटी। नहीं, यहाँ पे एक सवाल लोगों ने ये उठाया था कि अगर आदमी खरीदने वाला तो सस्ता है, लालच में खरीद लेता है, लेकिन जब वो बन रहा था तब कॉरपोरेशन के अधिकारी अगर अपने जिम्मेदारियों को सही तरीके से अदा करते तो वो बनता ही नहीं। तो उन लोगों का सवाल ये था कि क्या ये जो अधिकारी है और बिल्डर लॉबी है, ये लोग साठ गांठ करके काम करते हैं? हाँ, तो मैं यही तो बोल रहा हूं, मैं इसको आगे और ले जाना चाह रहा था। यहाँ बिल्डर तो है नहीं, सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, आड़ा टेढ़ा काम करने वाले लोग जो मकान बनाते हैं। वो होता क्या है, ये खेल समझने वाला है। जब मकान बनता है तब एस्टेट वाला या रूरल एरिया है तो मामलतदार ऑफिस के जो लोग हैं उनको हफ्ता पहुंचाया जाता है कि इस मकान को तोड़ा ना जाए, और फिर वहां से खेल शुरू होता है, हफ्ता जाना शुरू होता है। फिर धीरे धीरे मुसलमानों ने पुलिस वालों की और रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों की इतनी सारी इज्जत कर दी है, इतना माल हराम का खिला दिया है कि आज मामलतदार हो, कलेक्टर हो या पुलिस वाला हो, मुस्लिम एरिया के अंदर अपना ट्रांसफर करवाने की बात सोचता है कि मेरा वहां ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि वहां इलीगल काम ज्यादा होते हैं, इसलिए मलाई हमको मिलेगी। इसीलिए जब होता क्या है, मकान की नींव डाल दी, हफ्ता चला गया एस्टेट डिपार्टमेंट के पास या मामलतदार के पास। अब वो खा खा के उनकी आदत ऐसी हो गई है कि साला ये इनकी एफडी हो जाती है कि भाई एक एफडी करता है आदमी तो इंटरेस्ट मिलता रहता है। यहां तो कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, सिर्फ आंख मूंद कर उसकी एफडी का इंटरेस्ट ये लेते जाते हैं। अब वो मकान बन जाता है तब एस्टेट वाला या मामलतदार ऑफिस में उसका हफ्ता जाना बंद हो जाता है। अब वहां से खेल शुरू होता है। अच्छा, और फिर वो नोटिस देना चालू करते हैं। तब तक बिल्डर भी और कॉन्ट्रैक्टर भी सोचता है कि अब तो मेरा मकान बन गया, अब बिक गया है, अब मैं क्यों हफ्ता दूं। तब हफ्ता नहीं मिलता है, तब वो आके बुलडोजर वाला खेल करते हैं और आके मकान गिरा देते हैं। अच्छा, अब अगर ये मकान बन गए हैं तो अब इनको बचाएं कैसे, क्या तरीका? क्योंकि आप बहुत सारी सोसाइटियों के लिए काम कर चुके हैं, क्या तरीका है कि अगर वो अवैध है तो उनको कैसे बचा सकते हैं? देखो, एक तो सिंपल सा है, जो मकान टूटते हैं तुरंत ही जो भी कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर है उसकी शिनाख्त की जाए, और जो मकान गिरे हैं उस बिल्डर ने जो पैसा लिया है लोगों का, वो पैसा उसको तुरंत दिलाए। अब ये कानून कैसा है, आप इलीगल और लीगल का मतलब मुझे समझ नहीं आता कि जिसने इलीगल काम किया, काम करने वाला कौन है, चाहे तो मामलतदार ऑफिस वाला होगा या एस्टेट डिपार्टमेंट वाला होगा, वो कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर और भूमाफियाओं के साथ में मिलकर एक कॉकटेल बनाकर कॉलोनी बना लेते हैं। ठीक है, गुनहगार तो ये दो लोग हैं, ये 3-4 लोग हैं, जो इन्वेस्टर है या बिल्डर है या कॉन्ट्रैक्टर है या पुलिस रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, एस्टेट डिपार्टमेंट का अधिकारी। लेकिन पनिश किसको किया जाता है? एक गरीब आदमी जो अपना पूरे जिंदगी का मीन्स काम करने वाली बाई है, लोगों के घरों में 10 घरों में काम करते तब जाके वो 15,000 कमाती है और 7-8 हजार रुपए उसका बचत करके कई सालों की उसकी इनकम से वो 6 लाख रुपए का मकान लेती है। तो गुनाह क्या उसने अकेले ने किया है? वो 4-5 लोग जो है वो आप बच जाते हैं, पैसा लूट के चले जाते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। और कार्रवाई किस पे? जो गरीब है, बिल्कुल आखिरी पैदान पे जिंदगी में बैठा हुआ, उसको पनिश करते हैं। ये नाइंसाफी है, और इस नाइंसाफी के खिलाफ इस्लाम में कहा है कि जो आदमी नाइंसाफी के खिलाफ अगर आवाज नहीं उठाता तो वो पक्का इस मुसलमान भी नहीं है। जिन लोगों को नोटिस मिली है, कई लोगों से आपकी मुलाकात भी बीतों दिनों हुई थी, क्या उनके हालात हैं, किस तरीके से उन्होंने आपको अपनी बातें बताई? अच्छा, दूसरा मैं अपना बात कहने में आपने मुझे रोका। एक आदमी मुस्लिम एरिया के अंदर कोने के अंदर मकान बनता है, मामलतदार ऑफिस या एस्टेट डिपार्टमेंट वाले को पता नहीं चलता कि यह मकान बन गया है, लेकिन एक नॉन मुस्लिम जो पालड़ी में या सिटी में या चांदखेड़ा में या नरोड़ा में रहने वाले आदमी को पता चलता है इतना कोने में मकान, जो किसी को नहीं पता, वो आरटीई लगाता है उसके ऊपर, है आरटीई लगाकर वो उसको मकान को अवैध बता के तोड़ने की बात करता है। तो ये क्या साजिश है? मुझे तो ये लगता है कि
अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। ये तालुका मामलतदार हो या कलेक्टर हो, वहां पे भी भ्रष्टाचार की मधुमक्खी है, वहां पे भिन भिना रही हैं। कोई आदमी, कोई गरीब आदमी अपना लीगल काम कराने के लिए अगर कॉर्पोरेशन में चला जाए या कलेक्टर ऑफिस में चला जाए, उसका काम हो नहीं सकता। इतना मकड़ जाल एक बना के रखा है, और वहां पर बैठने वाले अधिकारी और लोग जनप्रतिनिधि वो घुर्गे बने बैठे हैं कि कैसे किसी गरीब आदमी को नोचा जाए, उनको लूटा जाए। वो एक बहुत बड़ा लूट का अड्डा बन गया है। यानी आप डाकुओं से आप उन लोगों की जैसे क्या बता रहे हैं? जैसे एमपी में चंबल के जंगलों में डाकुओं का वास होता था, ये चंबल के जंगल बन गए हैं कलेक्टर ऑफिस और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। एक अकेला इसकी बात नहीं कर रहा, इस देश में सारे कॉर्पोरेशन और कलेक्टर ऑफिस चंबल के जंगल बन चुके हैं जो लोगों को लूट रहे हैं। और इस लूट को अगर बदला नहीं, इसके खिलाफ आंदोलन नहीं किया गया, तो गरीबों की संख्या इस देश में इतनी बढ़ जाएगी, डिस्पैरिटी। जो बोलते हैं ना कि इस देश के 10% लोगों के पास में 70% इनकम है, तो वो जिस दिन 90% हो जाएगी और 90% लोगों की ही हिस्सेदारी अगर 5% रह जाएगी, इस देश में लूट मचेगी, अनार्की मचेगी, क्योंकि लोगों के पास में कुछ होगा नहीं। हमारे पास अगर कोई आदमी के पास कुछ है नहीं और वो भी आप लूट लोगे, तो फिर वो आगे जाके देश में अशांति फैलने की मुझे तो पूरा अंदेशा लग रहा है। फतेहवाड़ी जिस इलाके में है उसके बिल्कुल पास में ही टीपी 85 है। टीपी 85 पे जो लोग मकान ले रहे हैं, आज के वक्त में 80 लाख 90 लाख रुपए में फ्लैट है। उसकी वजह यह है कि टीपी आ गया है, कई सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं, लेकिन सुविधा के नाम पे टीपी 85 में शून्य है। क्या आपको लगता है कि उसकी वजह से जो फतेहवाड़ी इलाका है उसको टारगेट बनाया जा रहा है? हाँ, 2-3 चीजें हैं। एक्चुअली सबसे ज्यादा अगर एरिया सिंक हो जाता है तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है इन्वेस्टर और बिल्डर्स को होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि टीपी स्कीम में एक तो सबसे बड़ा, इतने बड़े घोटाले होते हैं। मैं तो जानता हूं, अगर मैं इस अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जितनी टीपी है ना, उसका अगर रिसर्च करने बैठ जाऊं ना, तो इतने एस्टेट ऑफिसर, इतने काउंसिलर, इतने सारे लोग इसमें फंसेंगे ना। अगर इन्होंने इस तोड़फोड़ का, बुलडोजर का गेम खत्म नहीं किया ना, तो सारी टीपी के अंदर इन्होंने जो गुनाह किए हैं, जो करप्शन किए ना, उसकी पोल खोल देंगे हम लोग मिलकर। अगर इन्होंने तोड़ना बंद नहीं किया, मैं स्टेट डिपार्टमेंट वाले को बोल रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, अगर हमारे लोगों को डिस्प्लेस करने की कोशिश किया गया, तो तुम्हारी भी खैर नहीं, तुम्हारी करप्शन की पोल इतनी खोल देंगे कि तुम साला मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। ऐसे ऐसे खेल होते हैं। मुसलमान के साथ भी जो आपने बात करे, ब्रदरहुड की बात, सब बकवास बात है। लोग झंडे उठा उठा के फिलिस्तीन की बात करते हैं, लेकिन इतने कमीने टाइप के लोग हैं कि किसी का मकान बन रहा होगा, उसने कोई परमिशन नहीं ली होगी, तो उस पर आरटीआई लगाएंगे, उसको तुड़वाने की कोशिश करेंगे, उसको ब्लैकमेल करने की बात करेंगे, और जो नाइंसाफी की लड़ाई लड़ रहा है उसका साथ नहीं देंगे। लेकिन फिलिस्तीन के अंदर हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए फिलिस्तीन के लिए दिल में बात रखेंगे कि भाई उनके लिए इंसाफ की बात करा। अरे तुम्हारे पड़ोसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, तब तो तुम साले कपून में बैठे हो, तुम कंक्रीट की गुफा में जाकर बैठ जाते हो और मजे लेते हो। इसलिए ब्रदरहुड का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल बकवास है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का हमदर्द वो सिर्फ दिखाने का है, बाकी सारे लोग एक दूसरे को काटने में लगे हैं। लेकिन अभी जो हालात दिख रहे हैं उसमें तो यही लग रहा है कि भाई एक मुस्लिम जाता है दूसरे मुस्लिम बिल्डर के पास, बीच में 2-3 बिचौलिए होते हैं, लेकिन ना तो वो बिल्डर उससे मिल पाता है, ना लेने वाला मिलता है, ना देने वाला मिलता है। बिचौलिए सारा खेल कर देते हैं। कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने बड़ा दिल को दर्द देने वाली एक बात कही कि मुस्लिम बिल्डर होने की वजह से हम लोग इसलिए गए थे कि वो हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे। क्या मैसेज आप देंगे ऐसे लोगों को जो धोखाधड़ी करते हैं, लेकिन वो पीड़ित करीब आज वो रोने बैठ रहे हैं? सारे ढोंग करते हैं, चोला ओढ़कर, मुसलमान बनकर। उनके अंदर ऐसा शैतान बैठा हुआ है कि जो चाहता है कि एक मुसलमान आ गया, वो फंस गया, उसको लूटो
और लूट के उसको निचोड़ के फेंक दो। ये चीज बहुत सारा देखने में आई है। एक जमीन एक दो दो तीन तीन लोगों को बेच दिया, अभी तो वो मजा लूट ले जिंदगी का, आखिरत में तो उनकी वाट लगने वाली। क्या आप मैसेज देंगे, क्योंकि गुजरात सरकार या अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या स्टेट डिपार्टमेंट जो भी ऐसी कार्रवाई कर रही है उनको क्या मैसेज देंगे, क्योंकि अंत में तो पीड़ित जो है वो खरीदने वाले हैं, बिल्डर बेच के भाग गया उसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन लगातार कार्रवाइयां हो रही है फतेहवाड़ी में, सरखेज में, जुहापुरा में। क्या एक मैसेज आप देंगे? देखो, एक सिंपल सी बात है, जब तक आप जनप्रतिनिधि अच्छा नहीं चुनोगे, आपका हमदर्द नहीं चुनोगे, तब तक आपका काम बनने वाला नहीं। जनता सिर्फ वोट देने के लिए डेमोक्रेसी का मतलब नहीं समझते मुसलमान कि एक वोट की ताकत कितनी है। कोई एक बंदा पैसे देकर टिकट लेकर चुनाव चिन्ह पे लड़ने आ जाता है तो सारे लोग उसको वोट देकर जिता देते हैं, लेकिन दरअसल में आपको मैं बताऊं कि काउंसिलर किस तरह से खेल करते हैं। काउंसिलर भी इस सारे खेल का एक बहुत बड़ा मैं अपने एरिया की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं, कोई अपने पर ना ले ले। ये काम क्या करते हैं, इनको सारा पता होता है, इनके गुर्गे घूमते होते हैं, कहां कहां इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, कहां कहां बीयू परमिशन नहीं लिया गया, कहां पर रहने वाली जगह नहीं है। अगर वहां मकान बन जाते हैं तो यही लोग, ये जो माफिया हैं, जो अधिकारियों के आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उनको ये इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि ये बिल्डर के खिलाफ, ये इन्वेस्टर के खिलाफ आप आरटीआई लगाइए, और फिर ये बिल्डर और ये इन्वेस्टर काउंसिलर के पास ही आएगा कि भाई इसमें से हमको निकालो, क्योंकि एएमसी का जो कांटेक्ट पॉइंट होता है वो काउंसिलर ही है। तो खेल काउंसिलर रचता है, आरटीआई को इंफॉर्मेशन वो देता है, आरटीआई की जाती है, और फिर अधिकारी उस इन्वेस्टर और बिल्डर को बुलाता है कि भाई इसने आरटीआई लगाई है, अब तू इसको संभाल। अब वो काउंसिलर के पास जाता है और फिर 20, 25, 50 जैसी जगह 1 करोड़ उसका तोड़ होता है, और उसमें काउंसिलर, वो आरटीआई का एक्टिविस्ट होता है और अधिकारी होते हैं। ये 3 लोग मिलकर बिल्डरों को चूसने का खेल करते हैं या इन्वेस्टर को चूसने का खेल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये सारी चीजें, हमेशा पर्दे के पीछे क्या खेल हो रहा है ये बिल्डर को भी नहीं पता होता, कई इनोसेंट लोगों को पता नहीं होता। तो वो एक दूरंदेशी एक पता होनी चाहिए कि हमारे पर्दे के पीछे क्या खेल हो रहा है, कौन इसके पीछे है, उसकी शिनाख्त करनी चाहिए, और अगर शिनाख्त हो जाए उसके बाद सूतो आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। क्या एक महाराष्ट्र में बचो कोड़ा करके एमएलए है, वो जब भी कहीं नाइंसाफी होती है डंडा लेके चला जाता है, उसके साथ में डंडे लेके लोग पहुंच जाते हैं। क्या तो गुनाह करने से, नाइंसाफी करने से लोग डरते हैं। तो आप जुहापुरा और सरखेज के लोगों को थोड़ा सा विजिलेंट होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। कौशर अली सैयद बहुत सारे मकान बचा चुके हैं, क्या फतेहवाड़ी के लोग उम्मीद करें कि आप एक बार फिर से मैदान में आएंगे, उनके हक की आवाज उठाएंगे, उनके लिए लड़ाई करेंगे और इस पूरे जो मकान है उसको बचाने के लिए एक आंदोलन शुरू करेंगे? देखो, एक से होने वाला काम नहीं है, क्योंकि मैं 2018-19 में जब एक्टिव था तो मेरा बहुत घंटे, बहुत वक्त उस चीज में बर्बाद हुआ, अच्छे कॉज के लिए हुआ, लेकिन मेरा भी गोल्डन टाइम उस वक्त पे बहुत सारा यूटिलाइज हो गया, जिसकी वजह से मैं अब मुझे मेरे ही घर चलाने में फाइनेंशियल क्रंच आने लगे। मैं इस बार ये काम कर सकता हूं, जो लड़ाई हमने लड़ी थी उस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए उसकी एक पूरी रोड मैप बनाकर मैं दे सकता हूं, लेकिन लड़ना तो उनको पड़ेगा जिनके एरिया में बाढ़ आने वाली है, जिनको तकलीफें होने वाली हैं, जो हैंड टू माउथ होने वाले हैं, जो बर्बाद होने वाले हैं। जब तक जिसकी लड़ाई जिसकी है वो नहीं लड़ेंगे तो एक मैं और आरिफ आलम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर वो लड़ेंगे हम उनका साथ देंगे, और लड़ने का तरीका जो है वो अग्रेसिव होना चाहिए। जो जो लोग कल्प्रिट हैं, गुनेगार हैं, उनको एक्सपोज करना पड़ेगा, तब जाकर ये आंदोलन के जरिए से बुलडोजर की राजनीति को रोका जा सकता है।
तो ये थे कौसर अली सैयद। ये कई आंदोलन कर चुके हैं, जुहापुरा सरखेज की कई कॉलोनियों को बचा चुके हैं। फतेहवाड़ी के लोग इनसे एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से सरकार और कॉरपोरेशन इस पूरे मामले को देखती है, कहीं ना कहीं उस पर सवालिया निशान खड़ा होता है। क्योंकि जब जुहापुरा सरखेज के लोग पार्ली और सैटेलाइट जैसे इलाकों में जाते हैं तो उनके ऊपर लैंड जिहाद करने का आरोप लगाया जाता है। लेकिन सरकार मुस्लिमों को एक दायरे में रखने के लिए आसान धारा कानून लगाती है, ग्रीन जोन बेल्ट बनाती है। तो सवाल ये होता है कि मुसलमान जाएं तो कहां जाएं? अगर दूसरे इलाके में जाते हैं तो वहां पर उनके ऊपर दूसरे आरोप लगते हैं, लेकिन अपने इलाके में अगर घर बनाते हैं तो उस घर में वो चैन की नींद भी नहीं सो सकते हैं और सरकारी बुलडोजर उनके मकानों को जमींदोज कर देते हैं। दूसरी बात ये कहनी थी कि मुस्लिमों को अपना रहनुमा चुनना होगा, अगर नहीं चुनेंगे तो इसी तरीके से चुन चुन के मारे जाएंगे। न्यूज फॉर भारत में हमारे दोस्त आरिफ आलम की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आखिरी बात, अगर इस चीज को रोकना हो डिमोलिशन की मैटर को, तो सबसे ज्यादा विजिलेंट और जागरूक होने की जरूरत है। जिस दिन यहाँ के लोग जागरूक हो जाएंगे, अपने अधिकारों को पालेंगे।